हेलो गाइस, आज की वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। तो पहले से ही इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए आज की सीरीज स्टार्ट करते हैं। शौर्य द डिस्ट्रॉयर एपिसोड 31। शौर्य मेडिटेशन कर रहा था और गुंजन आग पर मछली पकाने लगती है। सामने ही 5 सीसी रखी हुई थी, जिनमें से एक लाल थी और बाकी हरी थी। गुंजन को समझ नहीं आता कि मसाला किसने है, इसलिए वो लाल सीसी के अंदर मसाले समझकर उसे मछलियों के ऊपर डाल लेती है। मछली पकने के बाद वो शौर्य के पास आ जाती है और शौर्य से कहती है, ये लो, इसे खा लो। शौर्य जैसे ही आंख खोल कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। दोनों ही मछलियां जलकर काली हो गई थी। ये देखकर शौर्य उससे कहता है, क्या तुम सच में इसे खा सकती हो? गुंजन थोड़ा भड़क कर जवाब देती है, मैंने आज पहली बार कुछ पकाया है। अगर ये खाने में बुरी भी लगे उसके बाद भी तुम्हें इसे खाना ही होगा, क्योंकि सबसे जरूरी ये है कि तुम इससे जल्दी ठीक हो जाओगे। अब जल्दी से पकड़ो। शौर्य गुंजन के हाथ में से मछली लेने लगता है और कहता है, मैं कोई बेसब्र इंसान नहीं हूं, लेकिन तुम मुझे ये जहर खाने के लिए दे रही हो। क्या कहा? गुंजन थोड़े गुस्से से कहती है। इससे शौर्य डर सा जाता है और तुरंत खाना शुरू कर देता है। गुंजन भी एक बाइट खाती है और उसे भी अपनी पकाई हुई मछली बहुत ज्यादा बेकार लगती है। शौर्य जल्दी में खा रहा था, इसलिए उसके गले में अटक जाता है और वो अपनी छाती पीटने लगता है। तभी अचानक से गुंजन को अजीब महसूस होने लगता है और वो गर्म गर्म सांस लेते हुए बताती है, युग, मुझे अजीब महसूस हो रहा है। ये सुनकर शौर्य उससे पूछता है, तुमने इसके ऊपर क्या डाला था? मुझे जल्दी से दिखाओ। ये सुनकर गुंजन उस सीसी को लेने के लिए जाती है और शौर्य अपने मुंह से खाई हुई मछली को बाहर निकालने लगता है। लाल सीसी उठाकर गुंजन शौर्य को दिखाते हुए पूछती है, मैंने इसे डाला था, ये सही है ना? ये देखकर शौर्य अपना सिर पकड़ लेता है और कहता है, गई भैंस पानी में, हमें ये नहीं खाना चाहिए था। शौर्य को ऐसे कहता देखकर गुंजन पूछती है, ये क्या है? शौर्य हिचकिचाते हुए बताता है, ये दवाई एक प्यार बढ़ाने की दवाई है। क्या तुमने इतनी बुरी चीज कैसे बनाए? ऐसा कौन टीचर था जिसने तुम्हें हवस की दवाई बनना सिखाया? गुंजन भड़क कर उस सीसी को फेंकते हुए कहती है। ये सुनकर मास्टर हंसने लगते हैं, हा 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 हा। शौर्य थोड़े गुस्से में मास्टर से कहता है, हंसना बंद कर दे बूढ़े मास्टर। गुंजन वहां से जाते हुए कहती है, मुझे अब यहाँ से जाना होगा, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। शौर्य खड़ा होता है और भागकर गुंजन का हाथ पकड़ लेता है। वो जैसे ही गुंजन का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है तो गुंजन सीधा उसके सीने से लग जाती है। शौर्य उसे समझाते हुए शांत करते हुए कहता है, गुंजन तुम शांत हो जाओ, सिर्फ जानवर ही इंसानों की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, जैसे गोरिल्ला, ये दवाई उन्हीं से बनाई है। तभी अचानक से गुंजन सीधा शौर्य के गले पर किस करने लगती है। वो जैसे ही शौर्य के गले पर किस करती है तो शौर्य के होश से उड़ जाते हैं। शौर्य के ऊपर भी दवाई का असर हावी होने लगता है और वो भी अब अपने आप को रोक नहीं पाता। वो अपने दोनों हाथों से गुंजन की कमर को कसकर पकड़ लेता है। गुंजन थोड़ा ऊपर को होती है और अब सीधा दोनों के होठ एक दूसरे के होठों से मिल जाते हैं। दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। बाहर दोनों डायनासोर मॉन्स्टर जमीन पर ढेर हुए पड़े हुए थे। शौर्य को लगा था कि उसने दोनों को ही मार दिया, लेकिन एक अभी भी जिंदा था। शौर्य और गुंजन गुफा के अंदर एक दूसरे को किस कर रहे थे। शौर्य ने गुंजन की कमर को कसकर पकड़ा हुआ था। तभी एकदम से गुंजन हटकर नशे की हालत में कहती है, शौर्य, अगर तुमने कुछ गलत किया तो रिकवर होने के बाद मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। इतना कहकर वो फिर से शौर्य के गले से लग जाती है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। गुंजन फिर से धीरे से कहती है, अगर मैंने अपने शरीर को खो दिया तो मैं पहले तुम्हें मार दूंगी और फिर खुद अपने आप को मार डालूंगी। ये सुनकर शौर्य मास्टर से कहता है, मास्टर, मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज मुझे बताइए कि इसके असर से कैसे बचा जाए। मास्टर हंसकर बताते हैं, हा 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 हा, ये अच्छा मौका है, इस लड़की का शायद इस दुनिया में अच्छा रुतबा है, अगर तुमने इसे अपना बना लिया तो।
ये सुनकर शौर्य मास्टर से कहता है, मास्टर अब मजाक मत करो, गुंजन ऐसी लड़की नहीं है जो मेरे साथ इस बात की वजह से रहेगी कि हमारे जिस्म एक हो गए। गुंजन सिसकियां लेने लगती है और शौर्य उसे गोद में उठाकर जमीन पर लेटा देता है। मास्टर उसे बताते हैं, अपनी शक्ति का इस्तेमाल करो और इसकी गर्दन से नीचे पेट के बीचों बीच और टांगों तक मसाज करो। शौर्य ऐसे ही करता है, लेकिन दवाई का असर शौर्य पर और बढ़ जाता है जब वो गुंजन की सिसकियां सुनता है। शौर्य गुंजन की मसाज तो कर रहा था, लेकिन अब वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। शौर्य की नज़र बार बार गुंजन के होठों पर जा रही थी और वो अपना कंट्रोल खोने लगता है। शौर्य गुंजन को किस करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, तभी वो अपने आप को एक जोर से चाटा मारता है और सीधा वहां से बाहर की तरफ भाग जाता है। शौर्य तेजी से भागते हुए बाहर जाता है और सीधा नदी में छलांग लगा देता है। शौर्य पानी के अंदर घुसकर ही मेडिटेशन करने लगता है और कुछ देर बाद दवाई का असर खत्म होने के बाद गुंजन जागकर बैठी हो जाती है। शौर्य पानी के अंदर मेडिटेशन कर रहा था, तभी एकदम से एक धमाका होता है। शौर्य की भी आंखें खुल जाती है और वो तुरंत पानी से बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन ऊपर से डायनासोर मॉन्स्टर सीधा पानी में शौर्य की तरफ छलांग लगाने लगते हैं। शौर्य पानी के अंदर ही था और वो उनसे बचने लगता है, तभी एक मॉन्स्टर सीधा शौर्य के ऊपर ही कूद जाता है। बाहर बहुत सारे डायनासोर मॉन्स्टर आ गए थे जो सीधा अपने उस मरे हुए साथी के पास जाते हैं और फिर गुस्से में जोर से चिल्लाते हैं, हाँ। अब वो सब सीधा गुफा के अंदर की तरफ भागते हैं, तभी अंदर से एक शक्तिशाली आसमानी ऊर्जा का वार आता है, जिसे लगते ही वो डायनासोर मॉन्स्टर बाहर जोर से आकर गिरते हैं और मारे जाते हैं। एकदम से शौर्य भी पानी के अंदर से बाहर निकल आता है और गुंजन को पुकारता है, गुंजन। गुंजन गुफा के पास सभी मॉन्स्टर्स को मार डालती है और जैसे ही शौर्य वहां आता है तो वो अपनी तलवार शौर्य पर तान लेती है। शौर्य चुपचाप उसके सामने खड़ा हो जाता है और तभी वहां बहुत सारे डायनासोर मॉन्स्टर आकर उन्हें घेर लेते हैं। शौर्य जैसे ही साइड में मॉन्स्टर्स को देखता है तो गुंजन का ध्यान शौर्य के चेहरे पर छपे थप्पड़ पर जाता है। वो निशान देखकर गुंजन थोड़ी शांत हो जाती है और शौर्य से कहती है, मुझे लगता है कि आज हमारे बीच कुछ नहीं हुआ है। अगर तुमने ये सब बाहर फैलाया तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझे? शौर्य लंबी सांस लेकर जवाब देता है, फैलाने के लिए है भी क्या? तभी जोर से लान की दहाड़ की आवाज आती है, हाँ। आवाज सुनकर गुंजन सीधा अपने पंख निकालकर ऊपर की तरफ उड़ जाती है। शौर्य उसे रोकते हुए कहता है, तुम अभी पूरी तरह से हील नहीं हुई हो। गुंजन अब कुछ नहीं सुनती और सीधा ऊपर की तरफ उड़ जाती है, लेकिन शौर्य नीचे डायनासोर मॉन्स्टर से घिर गया था और वो वहां से तेजी से भागता है। डायनासोर भी शौर्य के पीछे भागने लगते हैं। लान किंग और गुंजन एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और लान किंग कहता है, तो अब तुम मेरे सामने आ ही गई, अब मैं तुम्हें बचकर यहाँ से जाने नहीं दूंगा। दम है तो कोशिश कर लो। इतना कहकर गुंजन वहां से तेजी से उड़कर भागती है और लान किंग भी उसके पीछे उड़ते हुए भागने लगता है। शौर्य जंगल से होकर डायनासोर से बचकर भागते हुए लान किंग के इलाके में पहुंच जाता है। सामने ही बड़े से खंड जैसे पहाड़ के नीचे एक गुफा थी, जिसके अंदर से पर्पल रंग की रोशनी आ रही थी और कुछ मॉन्स्टर गुफा से आगे पहरा दे रहे थे। शौर्य ये सब देख रहा था, तभी मास्टर उससे कहते हैं, बच्चे यहाँ खड़े मत रहो जब तक लान किंग और वो लड़की लड़ रहे हैं, तुम जाकर पर्पल स्टोन हासिल कर लो। आसमान पर फिर से बादल छा गए थे और बिजली कड़कने लगती है, जिससे बाहर खड़े सभी मॉन्स्टर डरने लगते हैं। शौर्य तुरंत दूसरी तरफ से छिपते हुए गुफा की तरफ भागते हुए कहता है, मुझे जल्दी से पर्पल स्टोन हासिल करके गुंजन को देना होगा। ये सुनकर मास्टर उससे पूछते हैं, क्या तुम वो पत्थर उस लड़की को देना चाहते हो जिससे वो अपनी ताकत बढ़ा सके? इस पर शौर्य कोई जवाब नहीं देता और पहाड़ पर गुफा के सीधा ऊपर पहुंच जाता है। नीचे गुफा के द्वार से थोड़ा आगे दो मॉन्स्टर्स खड़े हुए थे जो पागलों जैसी हरकतें कर रहे थे। उन्हें देखकर शौर्य कहता है, क्या ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं? मास्टर जवाब देते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे सच में कुछ भी समझ नहीं आ रहा।
शौर्य एकदम से तेजी से नीचे जाता है और बिना आवाज किए सीधा गुफा के अंदर घुस जाता है। शौर्य को गुंजन ने एक आसमानी रंग का क्रिस्टल दिया था क्योंकि पर्पल क्रिस्टल के पास जाते हुए गर्मी बढ़ना शुरू हो जाती है और ये क्रिस्टल शौर्य की अंदर घुसने में मदद करता। गुफा में अंदर जाते हुए शौर्य उस क्रिस्टल को बाहर निकाल लेता है और अंदर पहुंच जाता है। शौर्य देखता है कि एक छोटा शेर सामने पर्पल रंग के क्रिस्टल के बीच में सो रहा था और उसके ऊपर एक गोल्ड स्टोन था जिसके अंदर से आग जैसी ऊर्जा निकल रही थी। उस स्टोन को देखकर शौर्य पूछता है, क्या ये पर्पल स्टोन है? तभी मास्टर भी तुरंत ही बाहर निकल आते हैं और कहते हैं, क्या ये सच में पर्पल स्टोन का ओरिजिन है? मास्टर अब शौर्य को बताते हैं, जब मैं जिंदा था तब मैंने 8 गुफाओं को ढूंढा था लेकिन मैं इसे नहीं ढूंढ पाया, लेकिन तुमने ये कर लिया। बच्चे, इसकी शक्ति बहुत ताकतवर है। अगर इस एक लेवल 4 का बीस्ट खा ले तो वो सीधा लेवल 5 पर पहुंच सकता है। ये सुनकर शौर्य चौंक कर पूछता है, क्या सच में मास्टर? मास्टर जवाब देते हैं, हाँ बिल्कुल। इतना सुनकर शौर्य तुरंत अपना सामान बाहर निकालता है और एक खरबूजे जैसा फल जो कि शक्ति की वजह से संतरी हो रखा था, शौर्य उसे थोड़ा आगे शेर की तरफ छोड़कर खुद ऊपर गुफा से चिपक जाता है। ये देखकर मास्टर खुश होकर शौर्य से पूछते हैं, अरे बच्चे, तुम्हें कैसे पता कि आग वाले मॉन्स्टर फलों की तरफ खींचे चले आते हैं? शौर्य जवाब देता है, बस ऐसे ही। तभी उस शेर को फल की महक आ जाती है और वो तुरंत उस तरफ आता है और फल को खाकर वापस वही जाकर बैठ जाता है। मास्टर शौर्य से पूछते हैं, क्या तुमने इस पर जहर लगाया था? क्योंकि शेर के शरीर में जहर से लड़ने की बहुत अच्छी ताकत होती है, इसका उस पर असर नहीं होगा। एकदम से शेर के पेट में हलचल होती है और वो वहां से तेजी से बाहर की तरफ भागता है। शौर्य अब नीचे उतरकर मास्टर को बताते हुए कहता है, किसने कहा कि मैंने जहर का इस्तेमाल किया था? ये पेट खराब करने वाली दवाई थी। अब देखते हैं कि इसकी शक्ति इससे कितना लड़ती है। शौर्य का प्लान देखकर मास्टर भी हंसते हुए कहते हैं, सच में बच्चे, तुम बहुत होशियार हो। शौर्य द डिस्ट्रॉयर एपिसोड 32। मैं तुम सबको मार दूंगी। शौर्य ने फल पर पेट खराब करने की दवाई लगाकर शेर का पेट खराब कर दिया था जिससे वो वहां से बाहर की तरफ भाग गया था। शौर्य को अब मौका मिल जाता है और वो सीधा नीचे उतरकर उस गोल्डस्टोन की तरफ भागता है। शौर्य सीधा उछलकर उसे जैसे ही छूता है तो शौर्य के हाथ जल जाते हैं और वो नीचे गिर जाता है। उसके मुंह से दर्द भारी चीख निकलती है, आह! बैठा होकर अपने हाथों को फूंक मारते हुए शौर्य मास्टर से पीछे है, इसे कैसे हासिल किया जाए मास्टर? मास्टर बताते हैं, तुम जैसा इसे खराब ना करे इसके लिए ये तो होना ही था, इसलिए कोई दूसरा तरीका ढूंढो। आज शौर्य का दिमाग बहुत तेज काम कर रहा था। मास्टर की बात सुनकर शौर्य गुंजन का दिया क्रिस्टल बाहर निकाल लेता है। वो क्रिस्टल बार बार चमक रहा था। ये देखकर शौर्य उस क्रिस्टल को वहां ले जाता है जहां शेर लेटा हुआ था। वहां वो पत्थर और तेज चमकने लगता है। नीचे कुछ बड़े बड़े क्रिस्टल बिछे हुए थे और शौर्य उस क्रिस्टल को उनके ऊपर फेर कर देखता है। तभी एक बड़े चौकोर क्रिस्टल के ऊपर आकर वो क्रिस्टल बहुत जोर से चमकता है और फिर बुझता नहीं है। ये देखकर शौर्य खुश होकर तुरंत उस पत्थर को हटा कर देखता है और उसके नीचे एक पर्पल स्टोन शौर्य को मिलता है। शौर्य उस स्टोन को उठाकर मास्टर की तरफ देखता है। मास्टर हमें गर्दन हिला देते हैं और शौर्य वहां से उठकर थोड़ा पीछे जाता है और फिर एकदम से उस गोल्ड स्टोन की तरफ उछलकर उस पर्पल स्टोन से वार कर देता है। गोल्ड स्टोन पर इससे दरार आ जाती है और उसके अंदर से लिक्विड टपकने लगता है। शौर्य तुरंत सीसियां बाहर निकालकर उस टपकते हुए लिक्विड को उनके भर लेता है। तभी बाहर से शेर के दहाड़ने की आवाज आती है। शौर्य सीसियां अंदर रख लेता है और नीचे पत्थर पर गिरे लिक्विड को चाटने की जैसे ही कोशिश करता है तो मास्टर उसे रोकते हुए कहते हैं, इसे मत खाओ, तुम्हारा शरीर इसकी ताकत नहीं झेल पाएगा। शौर्य नहीं सुनता और उसे पी जाता है। पीने के तुरंत बाद शौर्य वहां से तेजी से भागते हुए कहता है, मैं इसे ऐसे कैसे बेकार जाने दे सकता हूँ मास्टर। मास्टर भी अपना सिर पकड़ लेते हैं और फिर से वापस अंगूठी के अंदर आ जाते हैं। शौर्य वहां से बाहर निकलने के लिए तेजी से भाग रहा था तभी सामने से पर्पल आग का वार बहुत तेजी से आता है।
शौर्य तुरंत उसके नीचे से फिसल कर बच जाता है और उस शेर के सामने आ जाता है। मास्टर शौर्य को बताते हुए कहते हैं, अरे मैं तो तुम्हें बताना भूल ही गया था, वो पर्पल स्टोन इस शेर के बच्चे का था। ये सब कुछ महसूस कर सकते हैं, खासकर पर्पल स्टोन को। वो शेर का बच्चा शौर्य को बुरी तरह से घूरे जा रहा था और शौर्य पर हमला करने के लिए तैयार था। शौर्य भी अपनी आग बाहर निकाल लेता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी एकदम से वो शेर शौर्य की तरफ झपट्टा मारता है, पर शौर्य ऊपर की तरफ तेजी से उछलकर बच जाता है और सीधा गुफा से बाहर की तरफ भागता है। शेर भी जोर से दहाड़ता है, हा हा। शेर फिर से वापस से बाहर की तरफ शौर्य के पीछे पीछे आने लगता है। शौर्य बहुत तेजी से दीवार पर भागते हुए बाहर की तरफ जा रहा था। मास्टर उससे कहते हैं, ओ तुम दोबारा से उसी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो। इस पर शौर्य मास्टर से कहता है, मास्टर अब मजाक नहीं, वो लेवल 3 का बीस्ट है और मैं यहाँ मरना नहीं चाहता। तभी पीछे से शेर अपनी पर्पल आग छोड़ देता है। शौर्य तुरंत उससे बचता है और फिर से तेजी से भागने लगता है। शेर भी अब अपने पंखों से उड़ते हुए शौर्य के पीछे तेजी से आने लगता है। शौर्य अपनी अंगूठी के अंदर से कुछ सीसियां निकालकर पीछे की तरफ फेंक देता है। वो सीसी नीचे गिरते ही धुआं कर देती है, लेकिन शेर उस धुएं को पार करके तेजी से निकल जाता है। शौर्य के गले पर पर्पल रंग का निशान बनने लगता है और शेर जैसे ही उसके करीब आकर उसे पंजा मारता है तो एकदम से पर्पल एनर्जी बहुत तेजी से शौर्य को आगे की तरफ लेकर जाती है। ये क्या हो रहा है? क्या ये पर्पल स्टोन की शक्ति का असर है? शौर्य पूछता है। एकदम से शौर्य के शरीर के अंदर गर्मी बढ़ जाती है और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। शौर्य और भी तेजी से बाहर की तरफ जाने लगता है। मैंने तो बस इसे थोड़ा सा ही चाटा था और उसके बाद भी इसका असर इतना ताकतवर होगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था, शौर्य कहता है। एकदम से शौर्य पर बेहोशी सी छाने लगती है और वो बाहर निकलने से थोड़ा पहले ही गिर जाता है। शौर्य हिम्मत करके पत्थरों का सहारा लेकर खड़ा होता है, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ा जा रहा था। शौर्य की हालत बहुत खराब हो गई थी और तभी उसके पीछे शेर भी उड़ते हुए आ जाता है। शौर्य शराबियों की तरह हिल डुल रहा था और उससे आगे नहीं बढ़ा जा रहा था। शौर्य पर बेहोशी छा रही थी और वो हिम्मत करके खुद को बेहोश होने से रोक रहा था। उसका गला पर्पल रंग का हो गया था और उसके मुंह से पर्पल रंग की भाप बाहर निकल रही थी। मुझे इसे लेकर जल्दी से गुंजन के पास जाना ही होगा, शौर्य हिम्मत करके कहता है। तभी पीछे से शेर तेजी से शौर्य पर हमला करने के लिए आता है। शौर्य एकदम से हिम्मत करके पीछे की तरफ मुड़ता है और शेर को अपने एक हाथ से ही रोक लेता है और थोड़ा सा जोर लगाता है, जिससे शेर पीछे दीवार पर जोर से जाकर लगता है और शौर्य खुद भी पीछे की तरफ जाकर गिरता है। शौर्य कोशिश करके उठता है और बाहर जाने लगता है, लेकिन उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। शौर्य पर बेहोशी इस कदर छाने लगी थी कि उसे दिखाई देना भी बंद होने लगा था। शौर्य शराबियों की तरह लड़खड़ाते हुए वहां से बाहर की तरफ जा रहा था। तभी पीछे से पर्पल आग का वार बहुत तेजी से आता है और उसे लगते ही शौर्य की जोर से चीख निकलती है। इस वार से शौर्य सीधा गुफा से बाहर निकल जाता है। वो सीधा बाहर जमीन पर जाकर गिरता है और फिर उठ नहीं पाता। बाहर खड़े दोनों राक्षस भी उसकी तरफ आने लगते हैं। गुंजन को ये एहसास हो जाता है कि शौर्य मुसीबत में है और वो परेशानी में आ जाती है। गुंजन जैसे ही वहां से जाने की कोशिश करती है तो लान किंग फिर से सील टेक्निक का इस्तेमाल करके पर्पल बॉल बनाने लगता है और कहता है, इंसान तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूं और इस बार तुम मुझसे बचकर भाग नहीं पाओगी। लान किंग को फिर से पर्पल बॉल बनाता देखकर गुंजन तुरंत अपने चारों तरफ शील्ड बना लेती है। गुंजन भी वही लान किंग की गुफा के पास ही थी और वो नीचे जमीन पर पड़े शौर्य को देखकर परेशान हुए जा रही थी। शौर्य को गुंजन के साथ बिताए हर पल याद आने लगते हैं और वो हिम्मत करके फिर से खड़ा हो जाता है। शौर्य की हालत काफी ज्यादा बिगड़ चुकी थी और बहुत सारे बीस्ट उसे मारने के लिए उसकी तरफ आ रहे थे। लान किंग का बच्चा भी तेजी से शौर्य की तरफ आ रहा था। तभी शौर्य एक सीसी निकालता है और उसे ऊपर उठाकर अपने हाथ से फोड़ देता है। एकदम से उसके अंदर से पर्पल रंग की ऊर्जा निकलकर शौर्य के शरीर पर चढ़ने लगती है।
शौर्य का दिल और भी ज्यादा जोर से धड़कने लगता है, लेकिन उसकी ताकत काफी ज्यादा बढ़ गई थी। बीस्ट उसे मारने के लिए उसकी तरफ तेजी से आ रहे थे। तभी शौर्य के शरीर के चारों तरफ पर्पल रंग की बहुत ताकतवर ऊर्जा घूमने लगती है। शौर्य अपनी उस शक्ति को अपनी तलवार में भरना शुरू करता है और तलवार से आग बाहर निकलने लगती है। पूरी ताकत के साथ दम लगाकर शौर्य तलवार से सीधा ऊपर लायन किंग की तरफ वार कर देता है। ये देखकर गुंजन लायन किंग के सामने से हटकर सीधा शौर्य की तरफ भागती है। तलवार के अंदर से पर्पल आग का आधे चांद जैसा वार बहुत तेजी से निकलकर लायन किंग को जाकर लगता है और लायन किंग की सील टूट जाती है। शौर्य पर हमला करने आए बीस्ट भी इस वार की फोर्स से दूर दूर जाकर गिरते हैं, लेकिन अब शौर्य के अंदर ताकत नहीं बची थी। उसके शरीर पर पर्पल निशान पड़ गए थे और वो सीधा जमीन पर गिरता है, लेकिन तभी गुंजन आकर उसे पकड़ लेती है और जमीन पर गिरने से बचा लेती है। शौर्य जमीन पर गिरने से तो बच जाता है, लेकिन वो बेहोश था और उसकी शक्ति भी खत्म हो चुकी थी। शौर्य के साथ में पर्पल स्टोन था और शौर्य की मुट्ठी बंद थी। लायन किंग और सभी बीस्ट गुंजन और शौर्य पर वार करने के लिए तेजी से उनकी तरफ आने लगते हैं। जिस हाथ में शौर्य ने स्टोन पकड़ा हुआ था, गुंजन शौर्य के उस हाथ को शौर्य की छाती पर रखकर उसे आराम से नीचे लेटा देती है। शौर्य की ऐसी हालत देखकर गुंजन गुस्से में आ जाती है। गुंजन के शरीर के अंदर से बहुत ताकतवर आसमानी ऊर्जा निकलने लगती है और वो गुस्से से कहती है, मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगी राक्षसों। इसके बाद वहां बहुत बड़ा धमाका होता है और फिर सब शांत हो जाता है। अगला दिन निकलता है और शौर्य नदी के किनारे पत्थरों के पास लेटा हुआ था। उसके पास कुछ चीजें रखी हुई थी, जैसे एक आसमानी कपड़ा और 2 रोल। सूरज आसमान पर चढ़ चुका था और जैसे ही धूप शौर्य के चेहरे पर पड़ती है तो उसकी आंखें खुल जाती है और वो बैठा हो जाता है। सबसे पहले शौर्य एक लंबी सी अंगड़ाई लेता है और फिर अपने आसपास की जगह को देखकर कहता है, ये मैं कहाँ है और वो पर्पल स्टोन। शौर्य अब अपने शरीर को देखता है और कहता है, मेरा शरीर मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तभी शौर्य की नजर पास पड़े 2 रोल और उस कपड़े पर जाती है। उस कपड़े को देखते हुए शौर्य कहता है, समुद्र के दिल का कवच। शौर्य तुरंत उसे उठाता है और पकड़ कर देखते हुए कहता है, ये तो अभी तक गर्म है, इसका मतलब। इतना कहकर शौर्य तुरंत खड़ा होता है और गुंजन को आवाज लगाता है, गुंजन गुंजन। गुंजन वहां से जा चुकी थी और कोई जवाब ना पाकर शौर्य कहता है, लगता है वो चली गई। गुंजन दूर पहाड़ पर खड़ी थी और शौर्य को देख रही थी। उसके हाथ में पर्पल क्रिस्टल था और वो शौर्य को देखते हुए कहती है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी कल्टीवेट करने में लगा दी और मुझे वो एहसास कभी नहीं हुआ जो एक नौजवान लड़के ने मुझे कर दिया। हम फिर कभी दोबारा जरूर मिलेंगे शौर्य, अलविदा। इतना कहकर गुंजन वहां से उड़कर चली जाती है। गुंजन वो वहां ना पाकर शौर्य उदास हो गया था और उसे उदास देखकर मास्टर पूछते हैं, अरे लड़का उदास हो गया क्या? तुम चाहते हो कि मैं उसे तुम्हारे लिए ढूंढूं? ये सुनकर शौर्य खुश होकर पूछता है, क्या आप सच में ढूंढ सकते हैं? मास्टर अंगूठी से बाहर निकल आते हैं और बताते हैं, बच्चे वो लड़की किसी भूत की तरह है। वो एक लेवल 7 की योद्धा है। अगर तुम उसे ढूंढने की कोशिश भी करोगे तब भी वो तुम्हें नहीं मिलेगी। वो तुम्हारे लिए इस खजाने को छोड़ कर गई है, इसका मतलब वो तुम्हारी तरफ कहीं ना कहीं अट्रैक्ट तो थी। शौर्य उस कवच को ही देख रहा था और मास्टर से कहता है, ये किसी की भी जान बचाने के लिए एक पर्सनल कवच है। इस पर मास्टर शौर्य से कहते हैं, बच्चे क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें बस ये कवच ही देकर गई है? अभी भी कुछ ऐसा तोहफा है जिसे तुम अभी तक महसूस नहीं कर पाए हो। हाँ, वो इसके अलावा ये टेक्निक का रोल भी यहाँ छोड़ कर गई है। शौर्य रोल को दिखाते हुए जवाब देता है। इस पर मास्टर बताते हुए जोर से हंसते हैं, नहीं बच्चे, वो इससे भी कहीं ज्यादा है, हा 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 हा। शौर्य कुछ समझ नहीं पाता और मास्टर उसे बताते हुए कहते हैं, अपनी एनर्जी को महसूस करने की कोशिश करो, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। शौर्य द डिस्ट्रॉयर एपिसोड 33 दूसरा शिकार मिल गया।
मास्टर के कहते ही शौर्य जमीन पर तुरंत बैठ जाता है और अपनी ऊर्जा शक्ति बाहर निकालकर अपनी शक्ति को महसूस करने लगता है। शौर्य के शरीर से इस बार पर्पल ऊर्जा बाहर निकलती है जो कि पर्पल स्टोन की वजह से थी। शौर्य ध्यान लगाता है और अपनी बढ़ी हुई शक्ति महसूस करके एकदम से आंखें खोलकर बताते हुए पूछता है, मास्टर मेरे सीधा 2 स्टार बंद गए, अब मैं 9 स्टार पर पहुंच गया हूं, ये कैसे हुआ? क्यों, क्या हुआ? गिफ्ट पसंद नहीं आया क्या? मास्टर पूछते हैं। शौर्य जानने के लिए काफी उत्सुक था और वो मास्टर से कहता है, मास्टर अब सस्पेंस बनाकर बीच में मत छोड़िए, बताइए ये कैसे हुआ? क्या गुंजन ने? शौर्य ने इतना ही कहा था तभी मास्टर उसे बताते हैं, पिछली रात बहुत ज्यादा डरावनी थी। पहले तो मुझे लगा कि ये लड़की तुम्हें ऐसी हालत में ही छोड़कर यहाँ से चली जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें बचाने की तैयारी करने में लग गया था, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि वो लड़की खुद तुम्हारे लिए खुद को भी खतरे में डाल देगी। मास्टर आगे बताते हैं, उसने खुद तुम्हें अपने जिस्म की गर्मी दी जिससे तुम्हारा शरीर पर्पल फ्लेम पर काबू बना सके। जब उसकी ऊर्जा तुम्हारे शरीर की ऊर्जा से मिली तब जाकर कहीं तुम खतरे से बाहर आए। इस तरह से उसने तुम्हें पर्पल फ्लेम पर काबू करने में मदद की और इससे सिर्फ तुम्हारे घाव ही नहीं भरे बल्कि तुम्हारी शक्ति भी बढ़ गई। फिर इसके बाद वो तुम्हें यहाँ लेटा कर तुम्हारे लिए ये 2 गिफ्ट भी छोड़कर चली गई। ये जानकर शौर्य खुश भी हो जाता है और उदास भी, क्योंकि गुंजन उसे छोड़कर जा चुकी थी। तभी मास्टर शौर्य के हाथ में से गुंजन का छोड़ा वो रोल ले लेते हैं और उसके अंदर छिपी टेक्निक देखने लगते हैं। उस टेक्निक को देखकर मास्टर बताते हुए कहते हैं, सी लेवल की टेक्निक, धमाकेदार लात, बहुत अच्छे। ये बुरी टेक्निक नहीं है अब, क्योंकि तुम 2 स्टार छोड़कर आगे बढ़ गए हो और 9 स्टार पर पहुंच गए हो, तो तुम्हारा बेस अभी इतना मजबूत नहीं है, इसलिए तुम्हें लगातार ट्रेनिंग करते रहनी होगी ताकि तुम मूशे को हरा पाओ। ये बताते हुए मास्टर जैसे ही पीछे पलट कर देखते हैं तो पाते हैं कि शौर्य वहां था ही नहीं, वो चुपके से वहां से खिसक लिया था। शौर्य को वहां ना पाकर मास्टर उसे पुकार लगाते हैं, छोटे शैतान कहाँ गए? तभी सामने पत्थरों के पीछे से आवाज आती है, मास्टर बातें करनी बंद करो और मुझे धमाकेदार लात चलाना सिखाओ। ये सुनकर मास्टर कहते हैं, शैतान का बच्चा, तू तो मुझसे भी ज्यादा जल्दी में है। इतना कहकर मास्टर भी उसी तरफ चले जाते हैं। शौर्य पीछे खाली जगह पर खड़े हुए अपनी तलवार अपनी पीठ पर टांग कर स्ट्रेच कर रहा था। मास्टर भी उसके पास आ जाते हैं और शौर्य मास्टर से कहता है, मास्टर अब जल्दी से मुझे धमाकेदार लात चलाना सिखाओ। ठीक है, अब ध्यान से देखना। इतना कहकर मास्टर खुद उस टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। शौर्य उन्हें बहुत ही ध्यान से देख रहा था। मास्टर जमीन पर उतर जाते हैं और अपने सीधे पैर को एडी से उठाकर जमीन पर जोर से मारते हैं। इसके बाद वो सीधा तेजी से सामने खड़े हुए पत्थरों की तरफ कूदते हैं। मास्टर के कदम जैसे ही पत्थर पर पड़ते हैं तो पत्थर वहीं से टूट जाते हैं। मास्टर एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर तेजी से कूदते हुए लात मारते हैं, इससे वो उस पत्थर पर जोरदार धमाका होता है और वो पत्थरों वहीं से टूट जाता है। मास्टर उस पत्थर से सीधा उछलकर सामने एक बड़े से पत्थर की तरफ जाते हैं और अपने हाथ में पौवा भरकर सीधा पत्थर पर धमाकेदार पंजे का वार कर देते हैं। मास्टर के इस वार से पत्थर पर ऐसा धमाका होता है जैसे कोई बम फट गया हो और पत्थर पर बहुत बड़े हाथ का निशान बन जाता है। ये देखकर शौर्य बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसकी खुशी देखकर मास्टर हंसते हुए बताते हैं, हा 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 हा, ये धमाकेदार लात के साथ धमाकेदार पंजे की टेक्निक थी। 9 स्टार की पावर के साथ ये एक बहुत तगड़ा वार होगा। ये सुनकर शौर्य गुंजन का शुक्रिया करते हुए कहता है, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया गुंजन। शौर्य के मुंह से ये सुनकर मास्टर उसे एक सिर पर मारते हुए कहते हैं, तुम्हें मेरा शुक्रिया करना चाहिए, पर चलो कोई बात नहीं, हम दोनों एक ही तरफ है, इसलिए तुम मेरा शुक्रिया ना भी करोगे तो चलेगा। चाटा खाने के बाद शौर्य मास्टर को घूरने लगता है। मास्टर उसे आगे बताते हुए कहते हैं, हालांकि उस लड़की ने एक बार तुम्हारे शरीर के अंदर पर्पल स्टोन को रिफाइन कर दिया है, लेकिन अगर तुमने अपनी शक्तियों को पर्पल फ्लेम के साथ आगे बढ़ाया तो वो अंत में तुम्हारे अंदर ही फट जाएगी।
मास्टर आगे बताते हैं इसको लेने के बाद लायन किंग सीधा एक लेवल ऊपर कूद जाता है। अब क्योंकि तुम्हारा शरीर काफी ताकतवर है इसलिए तुम इसके फटने की चिंता मत करना। अब से तुम अपनी शक्तियों को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ पर्पल फ्लेम का इस्तेमाल करोगे, नहीं तो एक दिन तुम खुद इसकी वजह से राख बन जाओगे। ये सुनकर शौर्य मास्टर से पूछता है इसका मतलब कि ये दवाई एक जहर है। मास्टर बताते हुए कहते हैं चिंता मत करो, इस महीने से तुम हर रोज एक लेवल 5 से ऊपर के बीस्ट को मरोगे। केवल लड़कर ही तुम अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण पा सकते हो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो याद रखना तुम्हारे अंदर एक ज्वालामुखी जितनी आग है, तुम उसे अपने अंदर अच्छे से नहीं समा पाओगे। शौर्य लंबी सांस लेते हुए जवाब देते हैं ठीक है मास्टर। शौर्य अब वो पल याद करता है जब उसकी गर्दन मूशे के हाथ में थी। वो याद करते हुए शौर्य को गुस्सा आ जाता है और शौर्य मन ही मन कहता है मूशे तूने मुझे पहाड़ों में छुपने पर मजबूर कर दिया था, अब बदला लेना का मेरा समय है। दूसरी तरफ एक लड़का जो करीब 30 साल से ऊपर का था और एक लड़की जो करीब 25 साल के आसपास थी, वो दोनों जंगल में तेजी से भाग रहे थे मानो वो किसी चीज से बचते हुए भाग रहे हो। लड़की भागते हुए थक गई थी और वो उसके आगे भागते लड़के से कहती है कमल कमल मैं अब और नहीं भाग सकती। लूसी हम रुक नहीं सकते, ये खजाना भेड़ियों के ग्रुप के हाथ में नहीं लगना चाहिए। कमल जवाब देते हुए कहता है। लूसी काफी ज्यादा थक गई थी इसलिए उससे और नहीं भागा जाता और वो वही रुक जाती है और कहती है नहीं नहीं मैं अब और नहीं भाग पाऊंगी। लूसी रुककर लंबी लंबी सांस लेने लगती है और उसे देखकर कमल भी रुक जाता है। तभी पीछे से आवाज आती है तेज भागो, वो बचकर भागने नहीं चाहिए। ये सुनकर कमल वहां से भागते हुए कहता है भागो लूसी, वो यहाँ आ गए हैं। लूसी भागने की कोशिश करती है लेकिन वो भाग नहीं पाती और वही गिर जाती है। लूसी को गिरा देखकर कमल उसके पास आता है और उसे उठाते हुए कहता है लूसी ध्यान से सुनो, हम यहाँ रुक नहीं सकते इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा वरना सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इस पर लूसी कहती है कमल तुम मेरी चिंता मत करो, ये रिवॉर्ड लो और यहाँ से अकेले भाग जाओ और वहां पहुंचकर कायल से मिलना। कमल लूसी को अकेले छोड़कर नहीं जाने वाला था इसलिए वो अपनी तलवार बाहर निकाल कर लेने के लिए तैयार हो जाता है और तेज आवाज में कहता है हे काशी अगर तेरे अंदर दम है तो सामने आ साले। ये आवाज सुनकर शौर्य वहां आ जाता है और पूछता है क्या अभी तुम काशी पर चिल्लाए। शौर्य को देखकर कमल उसकी तरफ तलवार करके खड़ा हो जाता है और पूछता है तुम कौन हो। शौर्य पूछता है क्या ये काशी वही भेड़ियों के ग्रुप वाला है। कमल बताता है हाँ वो वही है, भेड़ियों के ग्रुप का दूसरा बॉस काशी। वो हमारा रिवॉर्ड ही हमसे छीनना नहीं चाहते बल्कि वो लूसी को भी उठाना चाहता है। इस पर लूसी भी लड़खड़ाती हुई खड़ी हो जाती है और शौर्य पूछता है मैंने तो सोचा था कि आज मुझे उनके साथ खेलने को मिलेगा, लेकिन तुम कौन हो। कमल बताता है मैं गैंग ऑफ ब्लड से हूँ और ये लूसी है। लूसी थोड़ी अकड़कर शौर्य को देखती है और कहती है हे बच्चे ज्यादा ताकतवर बनने की कोशिश मत करो, जहां से आए हो वही वापस चले जाओ। भेड़ियों के ग्रुप वाले उतने कमजोर नहीं है जितने तुम सोच रहे हो। उसके मुंह से ये सुनकर शौर्य अपने हाथों को बांधकर खड़ा हो जाता है। लूसी अब कमल से कहती है कमल तुम यहाँ से जल्दी से निकलो समझे। लूसी ने इतना कहा ही था कि तभी सामने से आवाज आती है तेज भागो और तेज भागो। आवाज सुनकर कमल और लूसी घबरा जाते हैं और कमल तलवार सामने की तरफ उठाकर लेने के लिए तैयार हो जाता है। सही समय पर आए है शौर्य गर्दन चटकाते हुए कहता है और फिर तेजी से सामने की तरफ भाग जाता है। कमल शौर्य को रोकते हुए कहता है हे बच्चे रुको, वहां खतरा है। शौर्य उनकी बातों पर गौर नहीं करता और सीधा भाग जाता है। सामने ही एक पत्थर था, शौर्य पत्थर के ऊपर पैर रखकर गुलाटी मारते हुए तेजी से उछलता है और पेड़ की डाल पर खड़ा हो जाता है। तभी डाल टूट जाती है और शौर्य डाल के साथ जोर से जमीन पर गिरता है और उसकी जोर से चीख निकलती है। शौर्य कमर पकड़ते हुए खड़ा होता है और कहता है ये तो काफी जोर से लगी है। इतना कहकर शौर्य फिर से आगे की तरफ भागते हुए जाने लगता है।
ये देखकर लूसी कमल से पूछती है, क्या ये लड़का पागल है, तुमने इसे क्यों नहीं रोका, कमाल ये मरने के लिए जा रहा है। इस पर कमल शक्त होकर जवाब देते हुए कहता है, चलो साथ मिलकर हमला करते हैं, शायद हम जीत जाए। ठीक है, लूसी जवाब देती है। इतना सुनते ही कमल वहां से तेजी से लेने के लिए भाग जाता है और लूसी वही रह जाती है। मेरे लिए तो रुक जाओ, इतना कहकर लूसी भी उनके साथ लेने के लिए तेजी से भागती है। मेरे लिए तो रुक जाओ, इतना कहकर लूसी भी उनके साथ लेने के लिए तेजी से भागती है। काशी और उसके साथी घोड़ों पर सवार होकर तेजी से भागते हुए उस तरफ आ रहे थे। काशी अपने साथियों से कहता है, उन्होंने मेरा रिवॉर्ड चुराया है और वो औरत मुझे आज रात के लिए चाहिए, वो बचकर ना जाने पाए। काशी के साथ उसके 3 साथी हथियारों के साथ थे और काशी सबसे आगे था। तभी काशी देखता है कि सामने एक नौजवान लड़का खड़ा हुआ है जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि शौर्य ही था। शौर्य काशी को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, स्वागत है काशी, अब तू मुझसे नहीं बच पाएगा। इतना कहकर शौर्य सीधा धमाकेदार लात का इस्तेमाल करते हुए तेजी से पहले लेफ्ट में जाता है, फिर एकदम से राइट में और फिर सीधा घोड़े पर सवार काशी की तरफ उछलता है। शौर्य सीधा जोर से लात काशी को मारता है और काशी सीधा घोड़े से बहुत जोर से जमीन पर गिरता है। वो जैसे ही खड़ा होता है तभी शौर्य उसके मुंह पर जोर से मुक्का मारता है और काशी मुंह के बल जोर से जमीन पर लगता है। काशी के पीछे आते उसके साथी ये देख लेते हैं और सबसे आगे वाला अपना भाला निकालकर शौर्य की तरफ तेजी से वार करने के लिए आता है। शौर्य भी अपनी तलवार निकाल लेता है और उसके भाले से बचकर सीधा उसके घोड़े की टांगों पर अपनी मोटी तलवार से वार करता है। शौर्य का वार लगते ही घोड़ा जोर से जमीन पर गिरता है और उसके साथ काशी का साथी भी बहुत बुरी तरह से जमीन पर गिरता है और फिर उठ नहीं पाता। तभी दूसरा साथी तलवार से हमला करने के लिए घोड़े पर सवार हुए ही आता है। शौर्य अपने हाथ से पर्पल आग बाहर निकालकर घोड़े को ही सामने से मुक्का मारता है और वो साथी घोड़े के साथ पीछे जमीन पर गिरता है। ये देखकर तीसरे वाला अपना घोड़ा मोड़कर वहां से वापस भागने लगता है। शौर्य द डिस्ट्रॉयर एपिसोड 34 काशी भी मारा गया। काशी का तीसरा साथी डर कर घोड़ा मोड़ लेता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। शौर्य ये देखकर अपने हाथ की शक्ति का इस्तेमाल करके उसे घोड़े के ऊपर से ही वापस खींचने लगता है। वो साथी जैसे ही पीछे की तरफ खिंचता है तो वो अपने घोड़े की लगान पकड़ लेता है। ये देखकर शौर्य कहता है, मुझसे बचकर कहाँ जाएगा। इतना कहकर शौर्य उसे एक झटका मारता है और वो साथी सीधा शौर्य की तरफ खिंचा चला आता है। डर के मारे वो आदमी जोरों से चिल्ला रहा था, नहीं आ। जैसे ही वो आदमी शौर्य की तरफ आता है तो शौर्य घुमाकर बहुत जोर से उसे तलवार मारता है। तलवार का वार लगते ही उस आदमी की जोर से चीख निकलती है। वो आदमी दूर पेड़ पर जाकर लगता है और उसका किस्सा वही खत्म हो जाता है। काशी जमीन से उठते हुए बैठा होकर पूछता है, कौन हो तुम, हम पर हमला करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ये सुनकर शौर्य अपनी तलवार अपने कंधे पर रखता है और उसके पास आते हुए पूछता है, तुम काशी हो। काशी खड़े होते हुए जवाब देते हुए कहता है, बच्चे काशी, कोई ऐसा नाम नहीं है जिसे एक तेरे जैसा बच्चा भी इतने आराम से पुकार सके, अब मर। इतना कहकर काशी तेजी से शौर्य की तरफ आता है और घूमकर बहुत जोर से शौर्य की गर्दन पर लात मारता है। उसकी लात लगने से शौर्य को कुछ भी नहीं होता। शौर्य ऐसे ही मुस्कुराते हुए उसे देखता रहता है। ये देखकर काशी के होश उड़ जाते हैं और वो घबराते हुए कहता है, ये कैसे हो सकता है। शौर्य उससे कुछ नहीं कहता और बड़े आराम से उसे अपने कंधे से ही पीछे की तरफ धकेल देता है। काशी पीछे की तरफ इतनी जोर से धकेला जाता है कि वो जमीन पर गिरने से बाल बाल बचता है। काशी गुस्से में अपने दांत भींचते हुए अपनी पॉवर का इस्तेमाल करके शौर्य पर लातों से वार करता है, लेकिन शौर्य बड़े ही आराम से इससे बच जाता है। इससे काशी और भी गुस्से में आ जाता है और तेजी से साथ सीधा शौर्य की तरफ उछलकर लात मारता है।
शौर्य उसका वार लगने से पहले ही पीछे की तरफ गुलाटी मार जाता है। काशी के पैर जैसे ही जमीन पर पड़ते हैं तो वहां धूल ही धूल उड़ जाती है, लेकिन शौर्य तो उसके वार से आराम से बच गया था। इससे काशी और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और तेजी से शौर्य की तरफ भागकर उछलकर सीधा अपनी लात से शौर्य की छाती पर वार करने की कोशिश करता है। शौर्य तेजी से हटकर काशी की लात को पकड़कर उल्टा उसे ही जमीन पर दे मारता है। लूसी और कमल छुपकर ये देख रहे थे और लूसी कमल से कहती है, हमने इस लड़के को ज्यादा ही हल्के में ले लिया, मुझे लगा नहीं था कि ये इतना ताकतवर होगा। काशी के सारे पैतरे खराब हो गए थे और शौर्य उसके मजे लेते हुए कहता है, क्यों काशी लगी क्या? काशी खड़ा होता है और पूछता है, तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? शौर्य छाती चौड़ी करके जवाब देता है, मैं तुम्हारा दादा हूं। क्या ये सुनकर काशी चौंक कर पूछता है। शौर्य उसे शक्ति से घूरते हुए जवाब देता है, मेरा नाम तुम्हारा दादा है। काशी एक पल के लिए चुप हो जाता है और शौर्य को अच्छे से देखकर पूछता है, तो तुम शौर्य सेन हो, तुम अभी तक जिंदा हो? मैं बस तुम्हारा दादा हूं, काशी शौर्य जवाब देता है। शौर्य सेन नाम सुनकर कमल चौंक कर कहता है, शौर्य सेन? क्या ये वही शौर्य सेन है जिसने भेड़ियों के ग्रुप में तबाही मचा रखी है? शौर्य को पहचानने के बाद काशी गुस्से में अपनी छड़ी बाहर निकाल लेता है और कहता है, स्वर्ग के लिए एक रास्ता जरूर होता है, लेकिन नर्क के लिए कोई दरवाजा नहीं है। आज तुम मेरे हाथ मरोगे शौर्य सेन, मैं तुम्हें सीधा नर्क की सैर कराऊंगा। इतना कहकर काशी तेजी से शौर्य की तरफ उछलता है और अपनी छड़ी से सीधा शौर्य पर वार कर देता है। शौर्य लंबी सांस लेता है और आराम से हटकर उसके वार से बच जाता है। काशी फिर से अपनी छड़ी से शौर्य पर साइड से वार करता है। शौर्य पीछे की तरफ मुड़कर इससे भी बच जाता है। अब काशी और भी ज्यादा गुस्से में आकर शौर्य को सीधा छड़ी सामने से मारता है। शौर्य छड़ी को ही पकड़ लेता है और काशी छड़ी छीनने के लिए खूब दम लगाता है, लेकिन वो शौर्य के हाथ से छड़ी खींच ही नहीं पाता। तभी शौर्य खुद ही छड़ी को छोड़ देता है और काशी छड़ी के साथ सीधा जमीन पर गिरता है। शौर्य उसके साथ बहुत खेल लिया था, इसलिए अब शौर्य सीरियस हो जाता है और अपनी तलवार लेकर काशी की तरफ बढ़ने लगता है। शौर्य एकदम से ऊपर की तरफ उछलता है और सीधा अपनी तलवार से काशी पर वार कर देता है। शौर्य ने ये बहुत ही कमजोर वार किया था जिसमें कोई ताकत नहीं थी। काशी अपनी छड़ी दोनों हाथों में पकड़कर शौर्य के वार से अपनी रक्षा करता है। शौर्य की तलवार जैसे ही उसकी छड़ी से टकराती है तो काशी के घुटने सीधे जमीन पर टिक जाते हैं। शौर्य काशी पर बिल्कुल भी फोर्स नहीं लगा रहा था और काशी केवल तलवार के वजन को भी नहीं संभाल पा रहा था। काशी को इतना कमजोर देखकर शौर्य मन ही मन कहता है, इसको दूसरा बॉस किसने बना दिया, ये तो हेमंत से भी बहुत कमजोर है। शौर्य अब अपनी पर्पल फ्लेम को बाहर निकाल लेता है। पर्पल फ्लेम सीधा शौर्य की तलवार के अंदर भरने लगती है, जिससे तलवार और भी ज्यादा भारी होने लग जाती है और काशी की मुसीबत बढ़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि उससे तलवार को रोकना मुश्किल होता जा रहा था। शौर्य शक्त होकर काशी से कहता है, मुझे तुम्हारा नाम काशी बहुत अच्छे से याद है और आज तुम्हारा जनाजा निकलने वाला है काशी। इतना कहकर शौर्य थोड़ी सी फोर्स बनाता है और काशी की छड़ी को तलवार की फोर्स से ही तोड़ देता है। तलवार जैसे ही जमीन से टकराती है तो काशी पीछे दूर जाकर गिरता है और शौर्य की पर्पल फ्लेम से वहां आसपास एक जोरदार फोर्स लगती है जिससे सब हिल जाता है। जमीन में दरार आ जाती है और काशी डर के मारे पीछे पत्थर की तरफ रेंगता हुआ चला जाता है। तभी शौर्य काशी पर वार करने के लिए तेजी से उछलता है और वो जैसे ही तलवार सीधा काशी को मारता है, तभी डर के मारे काशी के मुंह से निकलता है सिया सिंह। इतना सुनते ही शौर्य अपने वार को रोक लेता है और उसकी तलवार काशी के सिर के ठीक ऊपर आकर रुक जाती है। काशी बुरी तरह से घबरा जाता है और कांपने लगता है। अभी तुमने क्या कहा? शौर्य पूछता है। काशी घबराहट में बताता है, सिया उसके बारे में एक अफवाह फैलाई गई है। सिया के मेडिसिन हॉल के लीडर यमन सिंह और मैंने मिलकर सिया के लिए एक बुरा प्लान तैयार किया था। उसके बारे में ये अफवाह फैलाई गई है कि उसके पास एक 7 रंगों की पॉइजन बुक है जिसको लेने के लिए हर कोई उसके पीछे पड़ जाएगा।
ये सुनकर शौर्य मन ही मन कहता है इसका मतलब सिया मुसीबत में है। तभी काशी वहां से उठकर भाग जाता है और सीधा कमल पर वार करता है। उसके एक ही वार से कमल सीधा जमीन पर लगता है। अब तुम मेरे बचने का जरिया बनोगी, इतना कहकर काशी लूसी की तरफ जैसे ही बढ़ता है तभी शौर्य आगे आ जाता है। शौर्य को देखकर काशी घबरा जाता है, लेकिन उसकी हरकत से शौर्य को गुस्सा आ गया था। शौर्य धमाकेदार लात का इस्तेमाल करते हुए तेजी से काशी की तरफ जाता है और धमाकेदार पंजे से सीधा उसकी छाती पर वार कर देता है। काशी वो वार लगते ही बहुत जोर से पेड़ पर जाकर लगता है और उसका दिल फट जाता है। काशी के मुंह से सीधा खून बाहर निकलता है और वो वही दम तोड़ देता है। तभी काशी का एक साथी उठकर घोड़े पर सवार होकर वहां से भाग जाता है। शौर्य उसे देखकर अपनी तलवार कंधे पर रखकर कहता है, अच्छा बेटा, अभी तक एक्टिंग कर रहा था। कमल शौर्य का शुक्रिया करते हुए कहता है, शुक्रिया नौजवान लड़के, एक दिन हम ब्लड गैंग तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। ये सुनकर शौर्य अपना हाथ उठाकर उसे रोकते हुए जवाब देते हैं, ठीक है ठीक है। इतना कहकर शौर्य सीधा वहां से काशी के साथी के पीछे भाग जाता है। कमल उसे देखता ही रह जाता है और लूसी शौर्य को जाता देखकर प्यार से कहती है, ये कितना हैंडसम है। ये सुनकर कमल उससे पूछता है, तुमने ऐसा क्यों कहा। इस पर लूसी मुंह फिर कर खड़ी हो जाती है। शौर्य तेजी से आगे की तरफ भागकर जाते हुए कहता है, सिया मैं आ रहा हूं। काशी का साथी शौर्य से बच निकलता है क्योंकि शौर्य उसे जाने देता है और खुद सिया के पास चला जाता है। मूशे अपने साथियों के साथ अपने किले में बैठा हुआ था, तभी बाहर से काशी का साथी बहुत तेजी में भागते हुए वहां आता है। उसे इतनी तेजी में देखकर मूशे भी एक पल के लिए चौंक जाता है। वो आदमी लंबी लंबी सांस लेते हुए कहता है, बॉस बॉस, इससे आगे भी कुछ बोलोगे, बताओ क्या हुआ। मूशे पूछता है। वो आदमी बताता है, बॉस, दूसरे बॉस को शौर्य ने मार दिया। ये सुनकर मूशे चौंक कर कहता है, क्या। वो आदमी बताता है, हाँ बॉस, मूली भी वही था। और ये जानने के बाद वो सभी घबरा जाते हैं। मूशे गुस्से में दांत भींचते हुए कहता है, वो शौर्य हरामजादा अभी तक जिंदा है, अब वो हरामजादा नहीं बचना चाहिए। मूशे मूली और अपने सभी लोगों से कहता है, मुझे वो शौर्य सेन मुर्दा चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं मरा और ये सब पिताजी को पर चला तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। मुझे किसी भी हालत में वो चाहिए, अब वो और दिन जिंदा नहीं बचना चाहिए। इतना सुनते ही सभी साथ में जवाब देते हैं, जी हुजूर। रात हो चुकी थी और शौर्य रात में समय पर यमन सिंह के मेडिसिन हॉल पहुंच जाता है। शौर्य देखता है कि वहां बहुत सारे सैनिक हथियारों के साथ पहरा दे रहे थे। उनमें से एक सिपाही दूसरे को बताते हुए कहता है, मैंने सुना है कि भेड़ियों के ग्रुप के दूसरे बॉस को किसी अनजाने नौजवान ने मार दिया। इस पर वो दूसरा बताते हुए कहता है, ऐसा सुना है कि इस नौजवान के पास एक बड़ी डरावनी तलवार है। क्या सच में, पहले वाला पूछता है। दूसरा जवाब देकर बताता है, हाँ सच में। शौर्य उनकी बातें सुन रहा था और इसके बाद शौर्य समय ना लगाकर चुपके से छत पर चढ़ता है और उस कमरे को ढूंढने लगता है जिसके अंदर सिया थी। थोड़ी ही देर में शौर्य को वो कमरा मिल जाता है और शौर्य उस कमरे की खिड़की खोलकर अंदर घुसने लगता है। अंदर बैठी सिया जब देखती है कि कोई चुपके से उसके कमरे में घुस रहा है तो वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। तभी शौर्य धीरे से आवाज लगाकर अंदर घुसते हुए उसे रोकते हुए कहता है, रुक जाओ सिया, ये मैं हूं। सिया रुक जाती है और शौर्य को देखकर खुश हो जाती है और शौर्य को पुकारती है, शौर्य। सिया खुश होकर शौर्य के पास आते हुए बताते हुए कहती है, शौर्य, काफी समय हो गया, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। शौर्य उसे बाहर की तरफ इशारा करते हुए चुप रहने का इशारा करता है और सिया चुप हो जाती है। शौर्य तुरंत ही अंदर से खिड़कियां बंद कर देता है और बाहर से उन पहरेदारों के जाने का इंतजार करने लगता है। शौर्य द डिस्ट्रॉयर, एपिसोड 35। शौर्य सिया के कमरे की खिड़की बंद करके बिल्कुल चुपचाप खड़ा हो जाता है। बाहर से गुजर रहे पहरेदारों में से एक को शक होता है और वो वही रुक जाता है और गैर से खिड़की की तरफ देखने लगता है।
ये देखकर दूसरा उससे पूछता है, अब यहाँ क्या देख रहा है? वो पहरेदार जवाब देते हुए बताता है, ऐसा लगा जैसे अंदर से कुछ आवाज आई थी। ये सुनकर दूसरा पहरेदार उससे कहता है, मैंने तो कुछ नहीं सुना, ये तेरा वहम होगा, चल अब यहाँ से चलते हैं वरना शायद कोई चुपके से घुस जाएगा। इसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। शौर्य और सिया उन्हें ही अंदर से देख रहे थे और उसके जाने के बाद शौर्य सिया से कहता है, सिया ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसलिए अपना सामान लो और मेरे साथ यहाँ से चलो। इस पर सियाना में अपनी गर्दन हिलाते हुए पीछे हट जाती है। ये देखकर तरुण उससे पूछता है, क्यों? सिया बताती है, अगर मैं तुम्हारे साथ गई तो भेड़ियों के समुदाय को पता चल जाएगा और वो हमें ढूंढने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे और वो गांव वालों को भी चोट पहुंचा सकते हैं। सिया के मुंह से ये सुनकर शौर्य सख्त होकर बताते हुए कहता है, ठीक है, तो पहले मैं उन्हें ही खत्म कर देता हूँ, मुझे बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी इसलिए मैं यहाँ तुम्हें बचाने के लिए आ गया। क्या सच में तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी? सिया तिरछी नजरें करके पूछती है। शौर्य जवाब देता है, हाँ बिल्कुल, हम दोस्त जो है। एकदम से सिया शौर्य के होठों पर उंगली रखकर उसे चुप कर देती है क्योंकि शौर्य थोड़ा ऊंचा बोल गया था। सिया शौर्य का हाथ पकड़कर उसे कुर्सी पर बैठाती है और उसके लिए चाय प्याले में भरते हुए कहती है, शौर्य तुम चिंता मत करो और आराम से बैठकर चाय पियो, उसके बाद हम सोचेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं। इतना कहकर सिया शौर्य को चाय का कप दे देती है और शौर्य चाय पीने लगता है। दूसरी तरफ भेड़ियों के समुदाय के किले के चारों तरफ सिपाही पहरा दे रहे थे और बहुत सारे सैनिक मूसे के सामने खड़े हुए थे। मूली भी मूसे के पास ही खड़ा हुआ था। मूसे शक्ति के साथ सबसे कहता है, सब ध्यान से सुनो, ये मेरा ऑर्डर है, उस शौर्य सेन को ढूंढना शुरू करो, इस बार हम उसे बचकर नहीं जाने देंगे। इस पर मूली भी आगे आकर कहता है, जाओ और शौर्य को ढूंढो और उसे खत्म कर दो। सभी सैनिक जोश में भर जाते हैं और वहां से तुरंत निकल जाते हैं। सिया और शौर्य दोनों कमरे में ही बैठे हुए थे। सिया शौर्य के कान में धीरे से कुछ बता रही थी, तभी कोई कमरे का दरवाजा बाहर से खटखटाता है और इससे एकदम से सिया और शौर्य घबरा जाते हैं। तभी दरवाजा खुलता है और बाहर से अपने सिपाहियों के साथ यमन सिंह आ जाता है। यमन सिंह सिया के साथ शौर्य को देखता है और सिया से कहता है, सिया तुम्हारे पास आज कोई मिलने वाला आया है, क्या तुम मुझसे नहीं मिलवाओगी? सिया और शौर्य दोनों यमन सिंह के पास आ जाते हैं और सिया यमन सिंह को प्रणाम करते हुए बताती है, प्रणाम लीडर, ये मेरा भाई है। तुम्हारा भाई? मुझे तो पहले पता ही नहीं था कि तुम्हारा एक भाई भी है, यमन सिंह कहता है। यमन सिंह अब शौर्य को घूरते हुए पूछता है, लड़के तुम इतनी रात को सिया से मिलने के लिए आए हो, आखिर तुम क्या चाहते हो? शौर्य जवाब देते हुए बताता है, आज मैं यहाँ से सिया को ले जाने के लिए आया हूँ। ये सुनकर यमन सिंह सिया से पूछता है, क्या हुआ सिया, तुम यहाँ से जाना चाहती हो, क्या तुम यहाँ खुश नहीं हो? ये सुनकर एक सिपाही चुपके से वहां से खिसक लेता है। सिया यमन सिंह को जवाब देते हुए बताती है, यमन सिंह आप मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं तो मुझे यहाँ क्या दिक्कत होती? तो फिर तुम क्यों जाना चाहती हो? यमन सिंह पूछता है। सिया बताती है, बात ऐसी है कि मुझे कुछ काम है इसलिए मुझे जाना होगा। इतना कहकर सिया एक पोटली यमन सिंह को देते हुए कहती है, ये कुछ पैसे मेरी तरफ से रख लीजिए, ये मैंने आपके लिए जोड़ कर रखे थे ताकि आप अपना ध्यान रख सके। यमन सिंह पोटली ले लेता है और सिया के पास आते हुए कहता है, शायद तुम्हें नहीं पता है कि तुमने मेरा शुक्रिया करने के लिए मुझे क्या दिया है, वैसे मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारा ये भाई तुम्हारा दोस्त शौर्य सेन है, सही कहा ना? ये सुनकर शौर्य अपने हाथ बांधकर मुस्कुराते हुए उसके सामने खड़ा हो जाता है और यमन सिंह आगे हंसते हुए कहता है, अगर भेड़ियों के समुदाय को पता चल गया कि तुम यहाँ हो तो जानते हो क्या होगा, हा 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 हा। ये सुनकर सिया यमन सिंह को धमकाते हुए तेज आवाज में पूछती है, बकवास बंद करो और बताओ तुम्हें क्या चाहिए? यमन सिंह पीछे की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाता है और अपना हाथ साइड में करके बताते हुए कहता है, अब की ना काम की बात, मुझे वो 7 रंगों वाली जहर की किताब चाहिए, उसे अभी मुझे दो।
सिया उसकी तरफ आते हुए जवाब देती है, यमन सिंह आप बेवजह मेरे लिए परेशानी बढ़ा रहे हैं, आखिर मेरे पास 7 रंगों वाली जहर की किताब कैसे हो सकती है। ये सुनकर यमन सिंह बाहर खड़े अपने सिपाहियों की तरफ इशारा कर देता है और वो सभी अपनी अपनी तलवार निकालकर अंदर आ जाते हैं। यमन सिंह सिया को धमकाते हुए कहता है, अगर आज तुम मुझे वो किताब नहीं दोगी तो आज तुम यहाँ अपनी लाश छोड़कर जाओगी और तुम्हारे साथ में तुम्हारा ये भाई जिसका नाम शौर्य सेन है ये भी मारा जाएगा। उसके मुंह से ये सुनकर शौर्य मुस्कुराते हुए कहता है, ये भी आज बेवजह मरने वाले हैं। इतना कहकर शौर्य अपनी तलवार पीठ से उतार कर सामने जमीन में गाड़ देता है और उसकी तलवार देखकर वो सिपाही घबरा जाते हैं। उन्हें घबराया देखकर शौर्य उनसे कहता है, क्या हुआ, डर लग रहा है, चलो डरो मत, डरना किस बात का। एक भी सिपाही आगे नहीं आता और शौर्य अपनी तलवार फिर से अपनी पीठ पर टांग लेता है। यमन सिंह कुर्सी खिसका कर वही बैठ जाता है और शौर्य से कहता है, शौर्य सेन क्या तुम्हें लगता है कि इतनी थोड़ी ताकत के साथ तुम यहाँ मेडिसिन हाउस में इतनी कम ताकत के साथ जो भी करना चाहते हो वो तुम कर पाओगे। ये कहते हुए यमन सिंह अपने ब्लेड लगे हाथ वाले पंखे को बाहर निकाल लेता है और बताते हुए कहता है, जिस वक्त मैं इस कमरे में घुसा था मैंने उसी वक्त यहाँ जहर फैला दिया था। शौर्य तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास ताकत नहीं है। उसके मुंह से ये सुनकर शौर्य सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ यमन सिंह का वो सिपाही जो वहां से चुपके से खिसक गया था वो सीधा मूशे के पास पहुंच जाता है। वो सिपाही मूशे के सामने जमीन पर बैठकर बताता है, हुजूर मेरे पास शौर्य के बारे में एक खबर है, वो मिल गया है। ये सुनकर मूशे अपनी गद्दी से खड़ा होकर पूछता है, कहाँ है वो। सिपाही बताता है, हुजूर वो मेडिसिन हाउस में है। क्या? मूशे चौंक कर कहता है और सीधा उस सिपाही के पास आकर उसकी गर्दन पकड़कर उसे एक हाथ से ही उठा लेता है। मूशे उससे आगे पूछता है, उसके साथ कितने साथी है। सिपाही का गला मूशे के हाथ में था इसलिए वो दबी सी आवाज में बताता है वो अकेला है। ये सुनकर मूशे उससे से पूछता है, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि वो अकेला ही है। वो सिपाही दबी सी आवाज में जवाब देता है, जी हुजूर। ये सुनकर मूशे उस सैनिक को वही फेंक देता है और आगे जाते हुए मूली से कहता है, सबको इकट्ठा कर लो, हम अभी मेडिसिन हाउस की तरफ निकलेंगे। यमन सिंह की बात पर शौर्य उसे मारने को चलता है लेकिन तभी सिया शौर्य को रोक लेती है। सिया यमन सिंह को बताते हुए कहती है, यमन सिंह जी ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे आपकी जहर की एबिलिटी के बारे में पता ना हो, मैंने आपके उस जहर को कब का खत्म भी कर दिया है। ये सुनकर यमन सिंह चौंक कर कहता है, क्या? सिया बताती है, मैंने पहले ही चाय के अंदर एंटीडोट मिला दिया है जिससे तुम्हारे जहर का असर हम पर नहीं होगा। सिया यमन सिंह के करीब आकर उसे आगे बताते हुए कहती है, वैसे यमन सिंह मुझे पता है कि तुम मेरे जहर से बहुत डरते हो इसलिए इन दिनों तुम मेरे 3 मीटर से ज्यादा करीब नहीं आए, लेकिन आज तुम यहाँ आए और तुमने इसके बारे में सोचा ही नहीं। मेरी कुर्सी पर कोई और नहीं बैठ सकता लेकिन आज तुम बैठ गए। इतना सुनते ही यमन सिंह घबरा जाता है और तुरंत कुर्सी से उठ जाता है। कुर्सी से उठने के बाद वो देखता है कि कुर्सी पर गुलाबी रंग का जहर था। तभी सिया उससे कहती है, तुम्हें जहर अब दिखाई दिया, वैसे जल्दी से अपने आप को देखो, अभी ज्यादा देर नहीं हुई है। ये सुनकर यमन सिंह घबराते हुए अपने हाथ को देखता है और पाता है कि उसके हाथ की नसें गुलाबी हो चुकी थी, उसके शरीर के अंदर जहर घुस चुका था। यमन सिंह जैसे ही कुछ कहने को होता है तभी सिया उसे टोक कर बताती है, मेरा जहर जब भी किसी के शरीर के अंदर घुसता है तो शरीर 7 दिन और 7 रात बहुत दर्द करता है, उसके बाद फिर हड्डियां टूटनी शुरू होती है और फिर बहुत दर्दनाक मौत होती है। सिया से ये जानने के बाद यमन सिंह की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। तभी सिया उसे बताते हुए कहती है, चिंता मत करो, घबराने की कोई बात नहीं है, मेरे पास इसका एंटीडोट है। कहाँ है एंटीडोट, कहाँ है? यमन सिंह घबराते हुए पूछता है। सिया पहले सोचने की एक्टिंग करती है और फिर बताते हुए कहती है, याद आ गया, मुझे लगता है कि एंटीडोट शायद बची हुई चाय के अंदर है।
इतना सुनते ही यमन सिंह तुरंत पीछे मुड़ता है और केतली उठाकर सीधा अपने मुंह में चाय डालने की कोशिश करता है, लेकिन केतली के अंदर से एक भी घूंट चाय नहीं निकलती। इस पर सिया मुंह बनाते हुए कहती है, अरे चाय तो खत्म हो गई। इससे यमन सिंह गुस्से में आ जाता है और सिया उससे आगे कहती है, चलो तुम एंटीडोट कल ले लेना। इतना सुनकर यमन सिंह गुस्से में आकर सिया के सामने केतली फेंक कर जमीन पर मारता है, जिससे केतली फूट जाती है। यमन सिंह अब सीधा घुटनों के बल जमीन पर गिर जाता है और रोने लगता है, आहा हा 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 हा। उसे ऐसे लाचार देखकर सिया उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, क्या हुआ, क्या अब तुम्हें महसूस नहीं हो रहा कि तुम्हारे पास ताकत नहीं है? यमन सिंह सिया के सामने गिड़गिड़ाते हुए हाथ जोड़कर कहता है, सिया मुझे माफ कर दो, हम दोनों ही मेडिसिन हाउस से हैं, मुझे इसके लिए जिंदा छोड़ दो प्लीज, मुझे जीने दो, मुझे एंटीडोट बनाने का रास्ता बता दो। इस पर सिया उससे कहती है, ठीक है हमें जाने दो और मैं तुम्हें एंटीडोट दे दूंगी। इतना सुनते ही यमन सिंह अपने सिपाहियों को हटाते हुए कहता है, सब यहाँ से हट जाओ, भाग जाओ। ये सुनकर सभी सिपाही वहां से हटने लग जाते हैं और सिपाहियों को पीछे हटता देखकर सिया यमन सिंह का शुक्रिया करते हुए कहती है, शुक्रिया यमन सिंह जी। चलो चलते हैं शौर्य, सिया कहती है। शौर्य उसके साथ वहां से चलते हुए कहता है, सिया मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारे पास इतने चालाक आइडिया होंगे, वैसे मुझे नहीं लगता कि मैं ये सीख पाऊंगा। इस पर सिया हल्के से शौर्य के सिर पर मारते हुए कहती है, बुद्धू चलो चलते हैं। वो दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं और सिया तेज आवाज में पुकारती है, ईगल। आवाज सुनते ही तुरंत वही बाज वहां आ जाता है जिसने मूली से शौर्य और सिया को बचाया था। सिया बाज के मुंह पर प्यार से हाथ फेरती है और फिर शौर्य और सिया उसके ऊपर बैठ जाते हैं। लड़खड़ाते हुए यमन सिंह बाहर आकर कहता है, मेरा एंटीडोट। सिया उसकी तरफ एक सीसी फेंक देती है और कहती है, अब किसी को भी परेशान मत करना। इसके बाद वो दोनों बाज के साथ वहां से उड़ जाते हैं।